हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग गैस स्टेट लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। तो व्हाट इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द इफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो व्हाट इज द डिफ्यूजन? ये डिफ्यूजन क्या होती है? व्हाट इज द डिफ्यूजन? ये डिफ्यूजन क्या है? तो सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है जिसके अंदर ये सपोज कोई गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी गैस ए है। इट इज ए गैसेस कंटेनर, इसके अंदर कोई गैस ए है। सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस ए है। इट इज अनदर गैसेस कंटेनर, ये कोई दूसरी गैसेस कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस बी है। ये कोई अनदर गैसेस कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस बी है। तो यदि हम वाल्व को ओपन कर दें, यदि इस वाल्व को ओपन कर दें तो गैस ए निकल करके गैस बी में मिक्स होगी और गैस बी निकल करके गैस ए में मिक्स होगी। तो इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस। ऑब्वियसली हमने कंसीडर किया क्या तो इस कंटेनर के अंदर कोई गैस है, इसके अंदर कोई गैस भी है, ये कोई वाल्व है। तो जैसे इस वाल्व को आप ओपन करेंगे तो गैस ए निकल करके गैस बी में, गैस बी निकल के गैस ए में इंटरमिक्स होगी। तो इसी इंटरमिक्सिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस है। डिफ्यूजन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। ऑब्वियसली गैसेस इन अवेलेबल स्पेस, इन अवेलेबल स्पेस, इन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, ड्यू टू their vapor, due to difference of their vapor density, due to difference of vapor density is called, vapor density is called, कहलाता क्या है? तो is called diffusion, कहलाता है diffusion। तो diffusion मतलब सिंपल कि इंटरमिक्सिंग है गैसेस की इन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर वेपर डेंसिटी। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन क्या है? व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन क्या है? तो व्हाट इज इफ्यूजन? इफ्यूजन क्या है? तो लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिनहोल। सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है, अरे ये कोई गैसेस कंटेनर है, इसमें एक, इसके अंदर अपने कोई गैस ले रखी है, इसमें एक पिन होल कर दिए। पिन होल मतलब एक पतला सा होल कर दीजिए। इसमें क्या करिए? एक पिन होल करिए, पतला सा होल कर दीजिए। तो इससे गैस मिक्सर क्या होंगी? तो लीक आउट होंगी, बाहर होंगी। जैसे होता है ना एयर की पिल्लो, हवा वाला जो तकिया होता है उसके अंदर एक पिन मार दीजिए तो उससे गैस मिक्सर, गैस क्या होगी? तो लीक होगी। या ट्यूब है, जैसे साइकिल का ट्यूब है, उसमें हवा भरी हुई है, उसके अंदर एक पिन मार देंगे तो क्या होगी? तो उससे गैस लीक करेगी। तो इसी लीकिंग ऑफ गैस को हम लोग कहते हैं इफ्यूजन। तो इफ्यूजन क्या है? तो लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल, या इसे कहते हैं डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, क्योंकि गैस मिक्सर निकल करके, मतलब इस होल से गैस निकल करके बाहर मिक्सअप होंगी। तो ऑब्वियसली इफ्यूजन क्या है? तो लीकिंग ऑफ गैस, लीकिंग ऑफ गैस, लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल, थ्रू पिन होल। पिन होल को हम लोग ऑरिफिस भी कहते हैं, पतला सा पिन होल इज कॉल्ड इफ्यूजन, लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल। और इसे कह सकते हैं और डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, और डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, और डिफ्यूजन थ्रू पिन होल इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? इज कॉल्ड इफ्यूजन। तो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? तो हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है इसके अंदर कोई गैस है, इसके अंदर गैस बी है। तो और वाल्व को ओपन करेंगे तो गैस ए निकल कर गैस बी में इंटरमिक्स होगी, गैस बी निकल के गैस ए में इंटरमिक्स होगी। तो इसी इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस को क्या करें? तो डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ देयर वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या? तो लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल, और डिफ्यूजन थ्रू पिन होल, क्योंकि गैस पतले से होल से निकल के बाहर मिक्सअप होंगे तो इसे हम लोग इफ्यूजन कहते हैं। नॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट मतलब दर, गति, रेट ऑफ
डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो रेट मतलब दर, मतलब गति, डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग, इफ्यूजन मतलब लीकिंग। तो गैस की इंटरमिक्स होने की गति या गैस की लीक होने की गति क्या है? रेट मतलब दर, मतलब गति। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, गैस की इंटरमिक्स होने की गति या गैस की लीक होने की गति क्या है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफाइंड है, ऑब्वियसली ये डिफाइंड है। फर्स्ट वन वॉल्यूम के टर्म में, यदि आप यहां से जो गैस आपने वाल्व को ओपन करा तो गैस ए निकल कर गैस बी में मिक्स हो रही है, गैस बी निकल के गैस ए में मिक्स हो रही है। तो अगर यहां पर हम गैस की वॉल्यूम मेजर करें, अभी हमारे मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि यदि हम लोग गैस की वॉल्यूम जो इंटरमिक्स होगी उससे मेजर करें, तो जैसे मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के अंदर, मान लेते हैं 5 सेकेंड के अंदर यहाँ से 20 मिलीलीटर गैस निकल करके मिक्सअप हो गई। तो आप कहेंगे जी 5 सेकेंड में 20 मिलीलीटर गैस मिक्सअप हो रही है, तो 1 सेकेंड में कितनी हो गई? ये 20/5 मिलीलीटर पर सेकेंड। तो ये कहलाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज्ड और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। जैसे मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के अंदर 5 मिलीलीटर गैस यहाँ से इंटरमिक्स हुई, या कि 5 सेकेंड के अंदर 20 मिलीलीटर गैस लीक हुई। तो 1 सेकेंड में कितना? तो 5 सेकेंड में अगर 20 मिलीलीटर गैस इंटरमिक्स हुई है, 5 सेकेंड में 20 मिलीलीटर गैस लीक करी, तो 1 सेकेंड में कितना? तो 20/5 मिलीलीटर पर सेकेंड, मतलब 4 मिलीलीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफाइंड है वॉल्यूम के टर्म में कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो वॉल्यूम के टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो इफ, यदि हम लोग मान लें इफ वी क्या है? तो वॉल्यूम है। वी क्या है? तो वॉल्यूम है किसकी? तो अब गैस की। वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज हुई है, डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हुई है, और इफ्यूज हुई है, और इफ्यूज्ड इन टाइम टी, ऑब्वियसली इन टाइम टी। अगर मान लेते हैं कि टी टाइम में वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज और इफ्यूज हुई, अगर टी टाइम में वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज और इफ्यूज हुई, और आर अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन है, और आर क्या है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि टी टाइम में अगर वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज हुई और इफ्यूज हुई, टी टाइम में अगर वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज और इफ्यूज हुई, तो इन्हीं टाइम में कितना आएगा? तो वी बाई टी, मतलब आर इजकल टू यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो वी बाई टी होगी, आर इजकल टू वी बाई टी। तो बेसी रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन वॉल्यूम के टर्म में डिफाइंड है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज पर यूनिट टाइम। तो अगर टी टाइम में वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज और इफ्यूज हुई, तो यूनिट टाइम में कितना? तो वी बाई टी, मतलब आर इजकल टू क्या होगी? तो वी बाई टी। अगर हम किसी गैस ए के लिए, फॉर गैस ए, अगर किसी भी गैस ए के लिए हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफाइन करें, तो फॉर गैस ए, किसी भी गैस ए के लिए अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन निकालना चाहते हो, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? तो वॉल्यूम ऑफ गैस ए डिफ्यूज और इफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर गैस ए। अगर किसी गैस बी के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं, फॉर एनी गैस बी, किसी भी गैस बी के लिए अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन निकालना चाहते हैं तब, तो आर बी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो ये बी बी अपॉन क्या? तो ये टी बी हो जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर आर ए अपॉन आर बी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी? तो ये वी ए अपॉन टी ए, वी अपॉन टी ए अपॉन ये वी बी अपॉन टी बी, वी बी अपॉन टी बी, मतलब ऑब्वियसली ये इट इज इक्वल टू क्या होगी? तो दैट इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी बी, वी अपॉन वी बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। तो व्हाट इज द डिफ्यूजन, व्हाट इज द इफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है? The intermixing of gases in available space due to difference of vapor density is called diffusion. Intermixing of gases in available space due to difference of vapor density is called diffusion. Effusion क्या है? तो लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिनहोल, एक पतले से होल से गैस का लीक करना क्या कहलाता है? तो इफ्यूजन कहलाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वॉल्यूम मेजर करेंगे
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। अगर वी वॉल्यूम गैस की डिफ्यूज और रिफ्यूज टाइम टी में, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, तो वी बाई टी, मतलब आर इज इक्वल टू वी बाई टी। अगर किसी गैस ए के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन टी बी। अगर किसी गैस बी के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना चाहते हैं तो आर बी इक्वल टू बी बी अपॉन टी बी, मतलब आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू बी अपॉन बी बी इंटू टी अपॉन टी बी। और आप सपोज यहाँ पर जो गैस इंटरमिक्स हो रही है, जैसे आपने यहाँ पर गैस ए ले रखी है, इसके अंदर गैस ए ले रखी है, गैस बी ले रखी है, और बेसिक यहाँ पर वाल्व को अगर ओपन करें तो गैस ए निकल करके गैस बी की तरफ जाएंगी, गैस बी निकल के गैस ए की तरफ आएंगे। तो यहाँ जो गैस इंटरमिक्स हो रही है उसकी अगर नंबर ऑफ मोल्स आप मेजर करिए, यहाँ पर जो गैस इंटरमिक्स हो रही है उसकी नंबर ऑफ मोल मेजर करिए, तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। और आपकी मेजरमेंट आप जो माप रहे हैं, गैसेस जो इंटरमिक्स हो रही है या जो गैसेस लीक हो रही है, गैसेस जो लीक हो रही है या इंटरमिक्स हो रही है, उसकी अगर आप नंबर ऑफ मोल मेजर कर दीजिए तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को आप मोल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। तो अगर मान लेते हैं कि टी टाइम में एन मोल गैस की आपने मेजर करी जो डिफ्यूज या रिफ्यूज, अगर एन क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स है, अगर एन क्या है तो एन अगर नंबर ऑफ मोल्स है, एन क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स है किसकी, तो नंबर ऑफ मोल्स है किसकी, तो ऑफ गैसेस की जो डिफ्यूज और रिफ्यूज हुई किसी टाइम टी में। अगर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है जो डिफ्यूज और रिफ्यूज हुई टाइम टी में, और आर अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन है, तो आप कहेंगे जी टी टाइम में एन मोल गैस की डिफ्यूज हुई है या रिफ्यूज हुई है। अगर टी टाइम में एन मोल गैस की डिफ्यूज और रिफ्यूज हुई है तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, एन बाई टी, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो एन बाई टी। और किसी भी गैस ए के लिए अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन निकालना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या होएगा, तो एन ए अपॉन टी ए, आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, एन बी अपॉन टी बी। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो बेसी एन ए अपॉन टी ए, ये क्या हो जाएंगे एन बी अपॉन टी बी, तो बेसी ये क्या हो आया, तो एन ए अपॉन एन बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप मोल के टर्म में भी, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आप मोल के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। अरे सपोज एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है जो डिफ्यूज हुई है या रिफ्यूज है किसी टाइम टी में, और आर अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन है तो आप कहेंगे टी टाइम में अगर एन मोल गैस की डिफ्यूज और रिफ्यूज हुई है तो यूनिट टाइम में कितनी, तो एन बाई टी, मतलब आर इज इक्वल टू क्या होगी, एन बाई टी। अगर किसी गैस ए के लिए अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन निकाल रहे तो आर इज इक्वल टू एन ए अपॉन टी ए, आर बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन टी बी, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू क्या होगी, तो ऑब्वियसली एन ए अपॉन एन बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। उसी तरह से सपोज हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कोई गैस ए ले रखी है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई गैस ए ले रखी है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई गैस ए ले रखी है, यहाँ पर कोई गैस बी ले रखा है, तो यहाँ पर अगर हम वाल्व को ओपन करें तो गैस ए निकल करके गैस बी में मिक्स होगी, गैस बी निकल करके गैस ए में इंटरमिक्स होगी। तो यहाँ पर गैस ए निकल करके गैस बी की तरफ जा रहा तो ये डिस्टेंस टेबल कर रहा है, दूरी तय कर रहा। गैस बी निकल के गैस ए की तरफ जाएगी तो ये दूरी तय कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम पिन होल कर देंगे तो यहाँ से गैस लीक करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या होंगी, तो ये दूरी तय करेगा। तो अगर हम लोग डिस्टेंस टेबल बाय गैस मेजर करना शुरू कर दें कि मान लेते हैं कि यहाँ जैसे अपने वाल्व को ओपन करा, जैसे वाल्व को ओपन करा और 3 सेकंड का टाइम दिए और 3 सेकंड में अगर 20 सेंटीमीटर दूरी गैस ने ट्रेवल कर ली, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या मेजर करें, तो डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि 3 सेकंड में 20 सेंटीमीटर गैस ने दूरी तय कर ली, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो 20 1 सेकंड में कितना, तो 20/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर हम लोग गैस यहाँ जैसे अपने वाल्व को ओपन करा, गैस डिस्टेंस ट्रेवल करी, गैस दूरी तय करी, तो अगर हम लोग दूरी को मेजर करना शुरू कर दें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्टेंस टेबल के टर्म में भी डिफाइन करते हैं। क्या, तो डिस्टेंस टेबल बाय गैस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस टेबल बाय गैस पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज कॉल्ड व्हाट द रेट ऑफ। बेसिक तीसरा तरीका है रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन डिफाइन करने का कि डिस्टेंस टेबल बाय गैस during obviously diffusion or effusion, during diffusion or effusion per unit time, during diffusion or effusion per unit time is called rate of diffusion or effusion।
तो अगर मान लेते हैं कि x, अगर मान लेते हैं कि x क्या है, अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस टेबल्ड है, अगर x मान लेते हैं क्या है, इफ x इज द डिस्टेंस टेबल बाय गैस, अगर x मान लेते हैं क्या है तो डिस्टेंस टेबल्ड बाय गैस इन टाइम t, अगर मान लेते हैं किसी टाइम t में गैस ने x डिस्टेंस टेबल करी, तो अगर t टाइम में अगर गैस ने x डिस्टेंस टेबल करी, तो t टाइम में अगर गैस ने x डिस्टेंस टेबल करी, तो t टाइम में अगर गैस ने x डिस्टेंस टेबल करी, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस टेबल कर लेगा, तो x बाई टी। तो अगर t टाइम में अगर गैस ने x डिस्टेंस टेबल करा, तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस टेबल कर लेगा, तो x अपॉन टी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x बाई टी मतलब डिस्टेंस टेबल पर यूनिट टाइम। अगर किसी गैस A के लिए अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x अपॉन टी। अगर किसी गैस B के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन डिटरमाइन कर रहे हैं, तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो एक्स बी अपॉन टी बी। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, एक्स ए अपॉन टी ए एक्स बी अपॉन टी बी, मतलब यहाँ पर हो जाएंगी एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू एक्स बी इंटू टी बी अपॉन टी ए। तो ऑब्वियसली रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को आप वॉल्यूम के टर्म में मेजर कर सकते हैं, आपके मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वॉल्यूम आप मेजर करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को आप वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट मतलब आर इक्वल टू वी बाई टी। और आप मोल मेजर कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को मोल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट मतलब आर इक्वल टू एन बाई टी। और आप डिस्टेंस टेबल बाई गैस ड्यूरिंग डिफ्यूजन और रिफ्यूजन मेजर करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को आप डिस्टेंस टेबल के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस टेबल बाय गैस पर मीटर मतलब आर इक्वल टू एक्स बाई टी। उस तरह से सपोज यहाँ से आपने दूसरा जो तीसरा टर्म है वो प्रेशर के टर्म में है। अगर हम प्रेशर चेंज मेजर करें, जैसे यहाँ पर आपने वाल्व लगा रखी है, यहाँ पर वाल्व लगा रखी है, जैसे ही वाल्व को ओपन करेंगे तो गैस ए निकल करके गैस बी में मिक्स होगी, गैस बी निकल के गैस ए में मिक्स होगी, या यहाँ पर एक पिन होल करेंगे तो गैस मिक्सर लीक आउट होंगी, मतलब गैस लीक आउट होंगी। इसके कारण प्रेशर चेंज होगा कंटेनर के अंदर की। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रेशर चेंज मेजर करना शुरू कर दें कि मान लेते हैं कि टी टाइम में डेल्टा पी प्रेशर चेंज करें, मान लेते हैं टी टाइम में डेल्टा पी प्रेशर चेंज करी, तो यूनिट टाइम में कितना प्रेशर चेंज होगी, तो ये डेल्टा पी अपॉन टी। तो इसे हम लोग भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन आप प्रेशर चेंज के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ऑब्वियसली आप फोर्थ वन रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन को आप डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर चेंज। फोर्थ वन प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम, प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन। तो अगर मान लेते हैं कि डेल्टा पी क्या है तो प्रेशर चेंज है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ डेल्टा पी क्या है तो प्रेशर चेंज है, डेल्टा पी क्या है तो प्रेशर चेंज है इन टाइम टी। अगर डेल्टा पी प्रेशर चेंज है ऑब्वियसली इन टाइम टी, अगर मान लेते हैं किसी टाइम टी में प्रेशर चेंज ऑब्वियसली डेल्टा पी है, तो ऑब्वियसली अगर टी टाइम में डेल्टा पी प्रेशर चेंज हो रही है, गैस मिक्सर मतलब यहाँ से गैस ए निकल करके गैस बी में गई या गैस बी निकल के गैस ए में जा रहा, तो ऑब्वियसली गैसेस का प्रेशर चेंज होगा, या गैस मिक्सर यहाँ पर गैसेस अगर लीक करती हैं तो कंटेनर की प्रेशर चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि टी टाइम में पी प्रेशर चेंज हुई तो यूनिट टाइम में कितना, तो डेल्टा पी अपॉन टी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो डेल्टा पी अपॉन टी। मतलब किसी गैस ए के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं, अगर किसी गैस ए के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी भी गैस ए के लिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो डेल्टा पी मतलब प्रेशर चेंज ऑफ गैस अपॉन टाइम टेकन बाय गैस। ऑब्वियसली आर बी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू क्या होगी, तो डेल्टा पी ऑफ गैस बी अपॉन टी बी। तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू क्या होगी, तो ये डेल्टा पी ऑफ गैस अपॉन टी ए, आर बी इक्वल टू क्या होगी, तो डेल्टा पी ऑफ गैस बी इंटू अपॉन क्या, तो ये टी बी। तो ये ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो ये डेल्टा पी ऑफ गैस ए अपॉन डेल्टा पी ऑफ गैस बी इंटू ये टी बी अपॉन टी। तो डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर किसी कंटेनर में आपने गैस ले रखी है, इसे एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिए, वाल्व को ओपन करेंगे, गैस ए निकल के गैस बी में मिक्स होगी, गैस बी निकल के गैस ए में मिक्स होगी। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इन अवेलेबल स्पेस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, तो लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल, एक पत्ते से होल से गैस का लीक करना क्या कहलाता है, तो इफ्यूजन कहलाता। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डिफाइन कर सकते हैं। अब ये रेट मतलब दर मतलब गति, गैस की इंटरमिक्स होने की गति या गैस की लीक करने की गति क्या है, अब ये डिफाइन कर सकते हैं आप अपने मेजरमेंट के अनुसार। अगर आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं
तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम मतलब R इक्वल टू V/T। अगर यदि आप नंबर ऑफ मोल गैस की मेजर करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं मोल ऑफ गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम। और अगर प्रेशर चेंज मेजर कर रहे हैं या तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस टेबल आप मेजर कर रहे हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन को डिफाइन कर सकते हैं क्या, तो बेसी X/T। मतलब बेसी इन जनरल आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपकी मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि R इक्वल टू V/T, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम डिफाइन कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल के टर्म में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिफ्यूज और रिफ्यूज पर यूनिट टाइम डिफाइन कर सकते हैं, या डिस्टेंस टेबल बाय गैस पर यूनिट टाइम डिफाइन कर सकते हैं, या प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम मतलब R इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक लाइन में याद रखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू क्या होगी, तो V अपॉन T लिख सकते हैं, या N/T लिख सकते हैं, X/T लिख सकते हैं, डेल्टा P/T। तो ये आप क्या मेजर करें इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो ग्राहम साहब के अनुसार जैसे सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है जिसके अंदर आपने कोई गैस ए ले रखी है, ये कोई गैसेस कंटेनर, इसके अंदर कोई गैस बी आपने ले रखी है, वाल्व को ओपन करेंगे गैस ए निकल करके गैस बी में मिक्स होगी। तो ग्राहम साहब के अनुसार जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, मतलब जो इंटरमिक्स होने की गति होती है गैस की, वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब वह गैस जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी, इन्वर्सिव प्रोपोर्शन व्युत्क्रमानुपाती, मतलब वह गैस जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी वो ज़्यादा गति से मिक्सअप होंगी, और वह गैस जिसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो भारी गैस होगी, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन 2 होती है, आपने पढ़ा है। तो जिस गैस की मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो गैस भारी होंगी उसकी जो इंटरमिक्सिंग की गति होगी वो कम होगी, जबकि वह गैस जो हल्की होंगी, जो गैस हल्की होंगी जिसका मोलिकुलर मास कम होगा उसकी जो डिफ्यूजन की गति होगी वो ज़्यादा होगी। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है विल इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, विल इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है, विल इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, टू स्क्वायर रूट, टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो सिंस आपने पढ़ा है, मतलब जो R होगी इक्वल टू हो जाएगी K अपॉन अंडर रूट डी, जहां पर D क्या है, तो वेयर D ऑब्वियसली जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ गैस यहाँ लिखते हो, वेपर डेंसिटी लिख देते हैं, मतलब वह गैस जिसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगी, कि किस गैस की वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो m/2। तो जिस गैस की वेपर डेंसिटी ज़्यादा, मतलब जो गैस की मोलिकुलर मास ज़्यादा होगी, मतलब जो भारी गैस होगी उसको इंटरमिक्स होने की गति कम होती है, जबकि जो हल्की गैस होगी जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी, जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी उसकी इंटरमिक्स होने की गति ज़्यादा होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि R इन्वर्सिव प्रोपोर्शन है किसके, तो स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी। तो सिंस आपने पढ़ा है कि जो वेपर डेंसिटी होती है इक्वल होती है किसके, तो वेपर डेंसिटी इज एक्चुअली रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। वेपर डेंसिटी क्या है, तो रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ एनी गैस टू द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब सिंपली वेपर डेंसिटी इक्वल टू m/2 हो जाती है। तो इसका मतलब, और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं
तो R इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो K अपॉन अंडर रूट डी, जहां पर K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो सिंस आपने पढ़ा कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू होती है m/2, मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं कि R इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट डी की जगह पर आप लिख सकते हैं अंडर रूट m/2 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली अंडर रूट डी जब पर अंडर रूट m/2, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि R इक्वल टू क्या हो गई, तो √2K अपॉन अंडर रूट m हो गई, √2K अपॉन अंडर रूट m। तो अगर किसी गैस A के लिए अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन निकालना है, तो किसी गैस A के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है तो RA इक्वल टू आप लिख सकते हैं √2K अपॉन अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस A। उसी तरह से अगर RB निकालनी है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B निकालनी है, तो दैट इक्वल टू √2K अपॉन ये अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होंगी, तो ये RA अपॉन RB, इसका मतलब यहाँ पर RA अपॉन RB मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B, इन दोनों को साइड बाय साइड डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएंगी, तो मोलिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस A, मतलब RA अपॉन RB मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस A। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। मतलब वह गैस जिसकी वेपर डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। जैसे अगर आपका ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और SO2 गैस है, तो हाइड्रोजन गैस हल्की गैस है, उसकी डिफ्यूजन की जो गति होगी ज़्यादा होगी, उससे कम होगी ऑक्सीजन गैस की और उससे भी कम होगी SO2 की। तो बेसिक ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। मतलब डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, RA अपॉन RB इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट MB अपॉन MA होगी। ठीक है। नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन के अनुसार नाउ ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स लीकिंग ऑफ गैस थ्रू पिन होल। जैसे सपोज ये कोई गैसेस कंटेनर है, यदि कोई गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर हमने सपोज दो गैस रख दी, गैस ए और गैस बी। ये कोई गैसेस कंटेनर है जिससे हमने दो गैस ले रही है, गैस ए और गैस बी, और इसमें एक पतला सा होल कर दे, पिन होल कर दे, तो इससे क्या होगी, तो गैस मिक्सर लीक आउट होगा। इसमें क्या कर दे, तो पिन होल कर दे, पतला सा होल कर दिए, इस पिन होल से गैसेस मिक्सर लीक आउट हो। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन के अनुसार ऑब्वियसली एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो फर्स्ट वन है ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, फर्स्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और आपने टेम्परेचर फिक्स रखी है, तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस, rate of fusion of gases will be directly proportional to partial pressure of gas, proportional to partial pressure of gas, and inversely proportional to square root of molecular mass, molecular weight of gas या molecular mass of gas। कहने का मतलब हुआ कि अगर इस कंटेनर के अंदर आपने दो गैस ले रखी है, गैस और गैस भी, तो जो रेट ऑफ फ्यूजन हो गया, इसमें आपने एक पिन होल कर दिया, तो गैस मिक्सर की जो लीक आउट होने की गति होगी, मतलब जो गैसेस की लीक होने की गति होगी, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब वह गैस जिसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। किसी गैसेस मिक्सर में गैसेस जो अपना अपना प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्शियल प्रेशर। तो जिस गैस की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी उसकी जो रेट ऑफ फ्यूजन होगी वो ज़्यादा होगी, और जिसकी पार्शियल प्रेशर कम होगी उसकी रेट ऑफ फ्यूजन कम होगी। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। P मीन्स पार्शियल प्रेशर, मतलब जिस गैस की
इंडिविजुअल प्रेशर ज़्यादा होंगी वो गैस ज़्यादा गति से लीक करेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मतलब वह गैस जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होंगी, मतलब वह गैस जो भारी होगी, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा मतलब जो भारी गैस होगी, तो जो भारी गैस होंगी उसकी जो रेट ऑफ इफ्यूजन होगी, लीक करने की दर होगी, लीक करने की जो गति होगी वो कम होगी। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन के अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस will be directly proportional to partial pressure of gas and inversely proportional to square root of molecular mass of gas। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, गैस की लीक करने की जो दर होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के। मतलब इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी P अपॉन अंडर रूट एम के। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो R इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो K इंटू P अपॉन अंडर रूट एम, जहां पर K क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब ऑब्वियसली अगर हम RA किसी गैस A का रेट ऑफ फ्यूजन निकालें तो R इक्वल टू क्या होगी, तो K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अपॉन अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A। अगर R भी निकालना चाहें मतलब रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होगी, तो K इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B अपॉन अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं RA अपॉन RE, अगर साइड बाय साइड डिवाइड कर दे तो RA अपॉन RB मतलब रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होगी, तो RA अपॉन RB ये K कैंसिल, तो ये PA अपॉन PB मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इंटू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन के अनुसार रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन अंडर रूट एम, मतलब RA अपॉन RB इक्वल टू क्या हो गई, तो P अपॉन PB इंटू अंडर रूट MB अपॉन MA। मतलब अगर किसी कंटेनर में गैस रखे हैं तो गैस की जो लीक करने की गति होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, मतलब वह गैस जिसकी प्रेशर ज़्यादा होगी उसकी लीक करने की गति ज़्यादा होगी, और वह गैस जिसकी प्रेशर कम होगी उसकी लीक करने की गति कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास के, मतलब वह गैस जो भारी होगी जिसकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होंगी उसकी लीक करने की जो गति है, जो दर होंगी वो कम होंगी। ठीक है। नाउ सेकेंड वन, ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन। ऑब्वियसली इज सेकेंड ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन। यदि सपोज हमारे पास एक गैसेस कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस रखी हुई है, गैस से सपोज रखी हुई है, और इसमें एक होल कर दे तो इससे गैस लीक होंगी। अगर सपोज अनदर गैसेस कंटेनर है, इसके अंदर भी हमने कोई गैस बी ले रखी है, इसके अंदर अपन ने कोई गैस बी ले रखी है, तो ऑब्वियसली यहां भी हमने पिन होल कर दिया है, लेकिन दोनों होल की एरिया अलग है। ऑब्वियसली अगर मान लेते इसकी एरिया ऑब्वियसली A1 है, ऑब्वियसली ए है, इसके अंदर अपन ने ले रखी है गैस A, और ऑब्वियसली इसके अंदर अपन ने ले ली है गैस B, इसमें भी अपन ने होल करा है। ऑब्वियसली इस होल की जो एरिया है ऑब्वियसली सपोज AB है। तो ग्राहम्स लॉ, अगर अलग अलग एरिया होंगी तो अगर इस होल का जो साइज होगी, अगर इस होल की जो साइज है वो अलग अलग होंगी तो गैस की लीक करने की जो गलत गति है वो भी अलग अलग होंगी। मतलब वह होल जिसकी एरिया ज़्यादा होंगी, मतलब जो ज़्यादा बड़ा छेद होगा उससे गैस ज़्यादा तेज़ी से लीक करेंगी, जबकि वह होल जिसकी एरिया कम होंगी उससे गैस की लीक करने की गति कम होगी। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन दूसरा स्टेटमेंट कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सपोज दोनों गैसेस कंटेनर की टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रेट ऑफ फ्यूजन, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस, जो रेट ऑफ फ्यूजन होती है गैसेस की, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
will be directly proportional to area of orifice and inversely proportional, और inversely proportional होगी किसके, तो inversely proportional to molecular weight of gas, तो at constant temperature and pressure rate of fusion of gases क्या होती है, that is जो rate of fusion of gases होती है वो directly proportional होती है A means area of orifice और inversely proportional होगी square root of molecular mass of gas। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन के अनुसार जो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ ऑरिफिस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस के। मतलब जिस कंटेनर की ऑरिफिस की एरिया मतलब छिद्र की जो साइज है बड़ी होगी उससे गैस की लीक करने की गति ज़्यादा होगी, और जिस ऑरिफिस की एरिया मतलब छिद्र की जो साइज है वो छोटी होगी उससे गैस लीक करने की गति कम होगी। तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ ऑरिफिस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस। मतलब वह गैस जिसकी मोलिकुलर मास ज़्यादा होगी उसकी रेट ऑफ फ्यूजन कम, जिसकी मोलिकुलर मास कम उसकी रेट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस क्या होंगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A अपॉन अंडर रूट m के। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ऑब्वियसली R इक्वल टू ऑब्वियसली K इंटू A अपॉन अंडर रूट, जहाँ पर K क्या है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर RA पूछा जाए रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस A इक्वल टू K इंटू एरिया ऑफ ऑरिफिस फॉर गैस A अपॉन अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस A। अगर RB पूछा जाए रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या, तो K इंटू एरिया ऑफ ऑरिफिस फॉर गैस B अपॉन अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि RA अपॉन RB इक्वल टू क्या होगी, तो ऑब्वियसली साइड बाय साइड कैंसिल कर दीजिए, तो A अपॉन AB इंटू अंडर रूट MB अपॉन। तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होगी, तो एरिया ऑफ ऑरिफिस गैस फॉर गैस A अपॉन एरिया ऑफ ऑरिफिस फॉर गैस B इंटू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस A। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। कर रेशियो मतलब अनुपात किसकी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन की अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या होगी। आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो बेसिक हमें निकालने के लिए कहा जा रहा रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑब्वियसली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू क्या होगी, तो अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। ये आपने पढ़ा है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। तो यदि एक जगह पर हम लोग कर देते हैं हीलियम, एक जगह पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं हीलियम, और बी की जगह पर हम लोग क्या कर दे रहे तो मीथेन, बी जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं मीथेन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। तो इट इज इक्वल टू क्या हो गई, तो मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन हो गई 16 और हीलियम की मोलिकुलर मास ऑफ 4। तो ये कितनी हो गई, तो 4 मतलब दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन कितनी आ गई, तो 2 आ गई। उस तरह से अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस X, द मोलिकुलर वेट ऑफ X इज। कह रहा कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसकी, तो मीथेन की गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वो 2 गुनी है। मतलब गिवन हमें दिया क्या जा रहा, तो हमें दिया जा रहा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसकी, तो मीथेन की वो ट्वाइस है, मतलब 2 गुना है किसके, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X। मतलब एक तरह से आपसे कहा जा रहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ X
इज इक्वल टू कितना, तो ये 2 है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, तो 2 है। कह मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इज, कह बताइए मोलिकुलर वेट एक्स की क्या होगी। तो बेसिक फ्रॉम ग्राहम्स लॉ, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ से आप जानते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हम लोग क्या जानते हैं, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से जानते हैं कि आर ए अपॉन आर बी, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू क्या होती है, तो अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। तो यहाँ पर एक जगह पर अगर हम लोग मीथेन रख देते हैं, एक जगह पर हम लोग यहाँ पर मीथेन रख देते हैं, एक जगह पर हम लोग यहाँ पर मीथेन रख देते हैं, और बी जगह पर हम लोग एक्स रख देते हैं, एक जगह पर मीथेन रख देते हैं, बी जगह पर अगर एक्स रख दे, तो हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ एक्स अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2, मतलब ये 2 इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ एक्स अपॉन ऑब्वियसली ये 16 हो गई, मतलब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो ये 4 इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ एक्स अपॉन ऑब्वियसली ये 16, इसलिए मोलिकुलर मास ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, तो ऑब्वियसली ये 64। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गई, तो ये 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 50 मिलीलीटर ईच गैस ए एंड गैस बी टेकन 150 and 200 seconds respectively for effusion through pinhole under the similar condition. If molecular weight of gas B is 36, then what is the molecular weight of gas A? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 मिलीलीटर ऑब्वियसली गैस ए और गैस बी की है। तो गैस ए को लीक करने में करा कि किसी कंटेनर के अंदर ऑब्वियसली 50 मिलीलीटर गैस ए की है, 50 मिलीलीटर गैस ए की है, और ऑब्वियसली 50 मिलीलीटर गैस बी की है अनदर कंटेनर के अंदर, ये 50 मिलीलीटर गैस बी की है। कह रहा है कि ऑब्वियसली 50 मिलीलीटर गैस ए को लीक होने में, ऑब्वियसली 50 मिलीलीटर गैस ए को लीक होने में ऑब्वियसली 150 सेकेंड लग रहा, जबकि इस 50 मिलीलीटर गैस बी को लीक होने में 200 सेकेंड लग रहा है अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मतलब जितनी टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर है उतना ही टेम्परेचर एंड प्रेशर यहाँ पर है, ऑब्वियसली जैसे जितना बड़ा छिद्र यहाँ पर है उतना ही बड़ा छिद्र यहाँ पर है, मतलब एरिया ऑफ ऑरिफिस दोनों में सेम है। व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी, गैस ए की मोलिकुलर मास क्या होगी। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन को हम लोगों ने डिफाइन किया था ऑब्वियसली वॉल्यूम के टर्म में, मोल्स के टर्म में, डिस्टेंस टेबल के टर्म में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होती है, तो वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम ऑफ गैसेस डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, ऑब्वियसली मोल के टर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिफ्यूज और इफ्यूज पर यूनिट टाइम, प्रेशर चेंज के टर्म में प्रेशर चेंज पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस टेबल के टर्म में डिस्टेंस टेबल पर यूनिट टाइम, मतलब आर इज इक्वल टू वी बाई टी, आर इज इक्वल टू एन बाई टी, आर इज इक्वल टू एक्स बाई टी, आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टू। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, चूंकि वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज और इफ्यूज हो रही है तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू क्या होगी, तो वी बाई टी। मतलब अगर आर ए निकालना चाहते हैं तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो वी ए अपॉन टी ए। ऑब्वियसली आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो आर बी इज इक्वल टू क्या होंगी, तो ऑब्वियसली ये वी बी अपॉन टी बी हो जाएंगी, वी बी अपॉन टी बी। मतलब ऑब्वियसली यहाँ वी ए कितना, तो 50 मिलीलीटर है, ऑब्वियसली टाइम टेकन इसके लिए कितना, तो 150 सेकेंड है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 मिलीलीटर पर सेकेंड। उसी तरह से ऑब्वियसली यहाँ भी वॉल्यूम कितना है, तो 50 मिलीलीटर है, ऑब्वियसली यहाँ कितनी समय लग रही है, तो 200 सेकेंड लग रही है, तो ऑब्वियसली ये कितनी हो गई, तो 1/4 मिलीलीटर पर सेकेंड। तो आपने पढ़ा है फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ऑब्वियसली फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन से आप क्या कहेंगे, तो ऑब्वियसली फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन से आपने क्या पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जी आर ए अपॉन आर बी, मतलब रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस ए अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस बी इक्वल टू क्या होती है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी इनटू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। तो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, अंडर सिमिलर कंडीशन क्या होगी, तो सिमिलर कंडीशन पर ऑब्वियसली जो पार्शियल प्रेशर गैस ए की होगी वो इक्वल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो आर ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे,
तो 1/3 मिलीलीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली आरबी जब पर क्या लिखेंगे तो 1/4 मिलीलीटर पर सेकेंड। ये पी अपॉन पी भी दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस बी दी गई है कितनी, तो 36 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस। तो ऑब्वियसली ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये आपका हो गया ये 4/3 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, तो 36 अपॉन ऑब्वियसली एम ए। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगी, तो 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 अपॉन ये ऑब्वियसली एम ए। तो यहाँ पर एम ए इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, तो एम ए इज इक्वल टू कितनी हो गई, तो ये 36 इंटू 9 अपॉन ये 16। तो ऑब्वियसली ये आपको हो गया, ये आपका हो गया कितना, तो ये 9 ये 4 16 ये 8, ये होने जी ये 4/3 हो गई। इसको स्क्वायर करें तो ये 16 अपॉन 9, तो एम इक्वल टू क्या हो गई, तो इसको इधर ले जाएंगे अपन, तो ये 9 ये दिस वन, तो ये और ये हो गया 4 का 16 और ये 9 4 36, ये हो ना जी, ये आपको हो गया 16, ये इधर 16 हो गई इधर 9, तो ये अपन 4 9 36, तो बेसी एम इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एम इज इक्वल टू कितनी होगी, तो ये 36 इंटू ये 9 अपॉन ये 16, तो ये कितना हो गया, तो ये आपका 4 हो गया, ये 9, इसलिए अगर आपका एम इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये 81 अपॉन 4 हो गया दिस वन। ये आपका गया क्या, तो एम मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए। ठीक है, another example, 4:1 molar in mixture of helium and methane is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in the vessel, the gas mixture leak out. What is the composition of mixture refusing out initially? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मिक्सर है, अगर हमारे पास क्या है, तो गैसेस मिक्सर है किसकी, तो हीलियम एंड मीथेन की। इट इज द गैसेस मिक्सर, ये कोई गैसेस मिक्सर है किसकी, तो हीलियम एंड मीथेन की। इट इज अ मिक्सर, ये आपका मिक्सर है किसका, तो इट इज अ मिक्सर ऑफ हीलियम एंड मीथेन। ये हमारा मिक्सर है किसकी, तो हीलियम एंड मीथेन की। अगर हमारा पास एक मिक्सर है किसकी, तो हीलियम और मीथेन की, वो क्या है, तो 4:1 मोलर है। 4:1 मोलर मीन्स इसमें जो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन है वो कितनी है, तो 4:1 है। 4:1 molar in the mixture of helium and methane is contained in a vessel at 20 bar pressure. यहाँ की प्रेशर कितनी है, तो 20 बार है। कह कि a 4:1 molar in the mixture of helium and methane is contained in a vessel at 20 bar pressure due to a hole in the vessel, the gas mixture leak out. कह इसके अंदर क्या कर देते हैं, तो एक ऑब्वियसली होल कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तो गैस मिक्सर लीक आउट होता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सर रिफ्यूजिंग आउट इनिशियली, यहाँ जो गैस मिक्सर लीक आउट हो रही है उसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन सी गैस कितनी मात्रा में लीक हो रही है, मतलब हीलियम कितनी मात्रा में लीक हो रही है और मीथेन कितनी मात्रा में लीक हो रही है। 4:1 molar in the mixture of helium and methane is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in the vessel, the gas mixture leak out. What is the composition of mixture refusing out initially? तो obviously यहाँ पर गैसेस मिक्सर लीक हो रही, तो अपन फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन कह सकते हैं, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन से आपने क्या पढ़ा है कि RA अपॉन RB मतलब रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस A अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इंटू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस होगी दिस। तो अगर यहाँ पर एक जगह पर हम लोग हीलियम ले लें और बी जगह पर मिथेन लें, मतलब एक जगह पर हम लोग क्या कर दे रहे, तो हीलियम कर रहे, एक जगह पर क्या कर दे रहे, तो हीलियम कर दे रहे, और बी जगह पर अपन क्या ले रहे, तो मीथेन, बी जगह पर क्या ले ले, तो मीथेन, बी जगह पर क्या करें, तो मीथेन। तो बेस यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम टू द रेट ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या होगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इनटू अंडर रूट मोलिकुलर मास किसकी, तो हीलियम की अपॉन मीथेन की अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर दिस सिंपल आप कह सकते हैं
कि रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ मीथेन ऑब्वियसली इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो पार्शियल प्रेशर क्या होती है? तो इन गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस, किसी गैसेस मिक्सर में जो गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मीन्स इंडिविजुअल प्रेशर। किसी गैसेस मिक्सर में जो गैसेस अपना अपना प्रेशर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पार्शियल प्रेशर। तो इन गैसेस मिक्सर प्रेशर एग्जर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या होगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू ये टोटल प्रेशर इनटू अंडर रूट ये मॉलिक्यूलर मास किसकी? तो मीथेन की अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास किसकी? तो हीलियम की। तो ऑब्वियसली ये पीटी पीटी कैंसिल हो गई। तो दिस इंप्लाई ये रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू ये मोल फ्रैक्शन है किसकी? तो यह मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये मोल ऑफ हीलियम अपॉन ये क्या? तो मोल ऑफ हीलियम प्लस ये मोल किसकी? तो मीथेन की। ऑब्वियसली अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये मोल ऑफ मीथेन अपॉन ऑब्वियसली मोल ऑफ हीलियम प्लस मोल किसकी? तो मीथेन की इनटू अंडर रूट ये क्या हो गई? तो ये मॉलिक्यूलर मास किसकी? तो मीथेन की अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसकी? तो हीलियम की। तो ऑब्वियसली आपका ऊपर नीचे कैंसिल आउट होएगा, मतलब दिस इंप्लाई रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इनटू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन अपॉन ये मॉलिक्यूलर मास किसकी? तो ऑब्वियसली हीलियम की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू कितना है? तो ये 4:1 है इनटू अंडर रूट ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 अपॉन 4। ऑब्वियसली इसका मतलब जो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम है अपॉन रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये ऑब्वियसली ये 8:1 हो जाएंगे। मतलब जो हीलियम और मीथेन की फ्यूज करने की दर है, ऑब्वियसली इस मिक्सर में हीलियम भी निकलेंगे और मीथेन भी निकलेंगे, इस मिक्सर से हीलियम भी निकलेंगे और मीथेन भी निकलेंगे, लेकिन हीलियम और मीथेन की जो कंपोजिशन होगी वो 8:1 होगी। मतलब इस मिक्सर के अंदर 8 मिलीलीटर हीलियम होगी तो 1 मिलीलीटर किसकी होगी? तो मीथेन की होगी। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा थ्रू 2 ends ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया आर allowed to enter at what distance ammonium chloride will first appear। तो सोल्यूशन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा है कि एक ग्लास ट्यूब है, करे क्या है? ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है? तो 200 सेंटीमीटर है। करे ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है? तो 200 सेंटीमीटर है। खरे एक एंड से ऑब्वियसली एक एंड से क्या करा जा रहा? तो HCl गैस को सेंड किया जा रहा। खरे एक एंड से HCl गैस को सेंड करते हैं और दूसरे एंड से अमोनिया को सेंड किया जा रहा है। दूसरे एंड से ऑब्वियसली इधर अमोनिया गैस है, इस एंड से क्या करा जा रहा? तो NH3 गैस को सेंड किया जा रहा। करेक्ट। एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ कितनी है? तो 200। ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ कितना है? तो 200 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ 200 सेंटीमीटर है। करेक्ट। एक एंड से HCl गैस को सेंड किया जा रहा और दूसरे एंड से ऑब्वियसली NH3 गैस को सेंड किया जा रहा। तो ऑब्वियसली एक साथ वाल्व को ओपन करेंगे तो यहाँ से HCl चलना शुरू करेगा, ऑब्वियसली NH3 चलना शुरू। ध्यान NH3 की मोलिकुलर मास 17 है, HCl की मोलिकुलर मास ज़्यादा है। तो HCl चूँकि भारी है, मोलिकुलर मास ज़्यादा मतलब भारी है, तो ये धीरे धीरे चलेंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे, ये धीरे धीरे चलेंगे, ये ज़्यादा तेज़ी से चलेंगे। और समवेयर कहीं पर ऑब्वियसली ये पहली बार मीट करेगा, तो जहाँ पर मीट करेगा तो HCl और NH3 आपस में मिल करके ऑब्वियसली अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का वाइट फ्यूम्स, ये उजला धुआं, वाइट मतलब उजला, फ्यूम्स मतलब धुआं, उजला धुआं बनाएगा। तो ऑब्वियसली इधर से HCl गैस इधर से NH3 गैस को सेंड किया जा रहा। ऑब्वियसली मान लेते हैं कि यहाँ से इस एंड से 1 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर दूरी पर HCl और NH3 मीट करा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक HCl द्वारा तय की गई दूरी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली टोटल 200 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी? तो 200 माइनस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ऑब्वियसली एक ग्लास ट्यूब है जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है। एक एंड से HCl दूसरे एंड से NH3 को सेंड किया जाता है और कहीं पर क्या हो रही?
तो HCl और NH3 आपस में मिलकर के NH4Cl मतलब व्हाइट फ्यूज बनाता है। कर बताइए पहली बार अमोनियम क्लोराइड कहाँ पर फॉर्म होगी? तो बेसिक फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपने पढ़ा है, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमने पढ़ा है क्या? तो फ्रॉम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से हमने पढ़ा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B इक्वल टू क्या होती है? तो अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ गैस B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ गैस A। तो अगर यहाँ पर एक जगह पर अपन ले लेते HCl, एक जगह पर ले लेते HCl, एक जगह पर ले लेते HCl और B जगह पर क्या ले लेते? NH3 ले लेते। तो B जगह पर NH3 ले लेते तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl होगी अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज इक्वल टू अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ NH3 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ HCl। तो बेसिक दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या होगा? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू क्या? तो डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेकन। तो HCl ने कित रेट ऑफ डिफ्यूजन को आपने डिफाइन करा था वॉल्यूम के टर्म में R इज इक्वल टू V/T, मोल के टर्म में R इज इक्वल टू N/T, डिस्टेंस टेबल के टर्म में R इज इक्वल टू X/T, प्रेशर चेंज के टर्म में R इज इक्वल टू डेल्टा P/T। तो यहाँ पर गैसेस डिस्टेंस टेबल करा, इससे रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑब्वियसली डिस्टेंस टेबल बाय गैस पर टाइम, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस HCl लिखनी है तो डिस्टेंस टेबल बाय HCl अपॉन टाइम टेकन बाय HCl। ऑब्वियसली दोनों में सेम ही टाइम लग रहा है, जितना टाइम इसे ट्रेवल करने के लिए दिए उतना ही टाइम NH3 को भी ट्रेवल करने के लिए दिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू हो जाएंगी डिस्टेंस टेबल बाय HCl अपॉन टाइम टेकन बाय HCl। उस तरह से डिस्टेंस टेबल बाय NH3 अपॉन टाइम टेकन बाय NH3 इज इक्वल टू क्या हो गई? तो ये अंडर रूट ये मोलिकुलर मास ऑफ NH3, ऑब्वियसली मोलिकुलर मास ऑफ NH3 ऑब्वियसली कितना? तो 17 अपॉन ये मोलिकुलर मास ऑफ HCl कितना? तो 36.5। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा? तो TT कैंसिल। तो डिस्टेंस टेबल बाय HCl कितना है? तो 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस टेबल बाय NH3 कितना है? तो 200 - 1 है इज इक्वल टू क्या होगी? तो ये अंडर रूट ये मोलिकुलर मास कितनी? तो ये 17 अपॉन ये 36.5 हो गई दिस वन। तो ऑब्वियसली इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आपको आएगा क्या? तो x अपॉन ये 200 - x। ऑब्वियसली इसे अगर सॉल्व करें तो ये 17 दूनी 34, ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेटली 1/√2 के आसपास आ जा रहा नहीं। तो ये मतलब लगभग 1.414 नहीं करके 4142 कर देते लगभग। तो ये इतनी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? तो ये 1.42x इज इक्वल टू वाट? तो 200 - x हो गई, 200 - x। तो ऑब्वियसली इधर ले आए तो ये क्या हो गया? तो ये 2.42x इज इक्वल टू 200, मतलब यहाँ से अगर x की वैल्यू अपन निकालें तो ये 200 अपॉन ये कितनी? तो 2.42 सेंटीमीटर होगी, मतलब ऑब्वियसली लगभग ये 81 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आ जाएंगे दिस वन। मतलब यहाँ से 81 सेंटीमीटर पर, यहाँ से 81 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा HCl, बाकी कौन? तो NH3। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 3 फुटबॉल्स आर रिस्पेक्टिवली फिल्ड विथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन व्हाट ऑर्डर आर दीज फुटबॉल्स टू बी रीइन्फ्लेटेड? क्या 3 फुटबॉल्स है, कर एक फुटबॉल में नाइट्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन और तीसरे में हीलियम है। करे कि इन तीनों फुटबॉल की रीइन्फ्लेशन की गति क्या होगी? कौन सी फुटबॉल रीइन्फ्लेटेड होगी? फर्स्ट जन इन्फ्लेटेड मतलब हो जाना होता फुलाना, और रीइन्फ्लेटेड मतलब पिचकाना। तो बेसिक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 फुटबॉल्स है, 3 फुटबॉल्स है। एक फुटबॉल में क्या है? तो बेसिक नाइट्रोजन गैस है। दूसरे फुटबॉल में क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। दूसरे फुटबॉल में क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है। और तीसरे फुटबॉल में क्या है? तो हीलियम है। कह रहा 3 फुटबॉल्स है, एक फुटबॉल में नाइट्रोजन, दूसरे में हाइड्रोजन और तीसरे में हीलियम है। कह इन तीनों फुटबॉल को में क्या करते? तो पिन होल कर देते हैं, इन तीनों फुटबॉल में पिन होल कर देते हैं। तो अब इसे अगर पिन होल कर देंगे तो इससे क्या होगी? तो नाइट्रोजन गैस लीक आउट होगी। इससे क्या होंगी? तो हाइड्रोजन गैस लीक आउट होंगी। और इससे क्या होंगी? तो हीलियम गैस लीक आउट होंगी। तो इससे नाइट्रोजन लीक होंगी, इससे हाइड्रोजन, इससे हीलियम। खैर बताइए कि किस फुटबॉल का रीइन्फ्लेशन फास्ट होगा? तो वैसे आपने पढ़ा है कि जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनुसार जो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैसेस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ गैस। मतलब जिस गैस की मोलिकुलर मास ज़्यादा होगी उसकी लीक करने की गति कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो मोलिकुलर मास है किसकी? तो मोलिकुलर मास नाइट्रोजन की ज़्यादा है किससे?
तो ऑब्वियसली हीलियम से ज़्यादा है किससे, तो हाइड्रोजन से। मतलब जो रेट ऑफ फ्यूजन होगी, गैस की लीक करने की जो गति होगी, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की, इसलिए जो रेट ऑफ फ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मास, इसलिए जो रेट ऑफ फ्यूजन होगी नाइट्रोजन की वो कम होगी किससे, तो रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हीलियम से कम होगी रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन से। मतलब जो हाइड्रोजन गैस होगी वो सबसे ज़्यादा गति से लीक करेगी, मतलब इससे गैस तेजी से लीक करेंगे, मतलब ये तुरंत पिचक जाएगा, उसके बाद ये पिचकेगा, उसके बाद ये। तो ऑब्वियसली इसीलिए ऑर्डर जो होंगी, जो ऑर्डर ऑफ री इन्फ्लेशन, जो ऑर्डर होगी री इन्फ्लेशन ऑफ फुटबॉल ऑफ ऑल थ्री फुटबॉल्स क्या हो जाएंगी, तो ये तीनों फुटबॉल्स की जो री इन्फ्लेशन की रेट होंगी वो ऑब्वियसली जो हीलियम वाली हाइड्रोजन वाली जो फुटबॉल होंगी, जो हाइड्रोजन वाली फुटबॉल होंगी वो ज़्यादा गति से री इन्फ्लेट होगा किससे, तो हीलियम से। हीलियम वाला ज़्यादा होगा किससे, तो नाइट्रोजन से। डिसमें तो ये ऑर्डर ऑफ री इन्फ्लेशन ऑफ ऑल द थ्री फुटबॉल्स होगी। तो ये आपका डिफ्यूजन और इफ्यूजन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इससे।